नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। 24,000 करोड़ की राशि से किया जाएगा विकसित। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की अनुमति। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताया गर्व। कहा, पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। भारत की काउंटर ड्रोन तकनीक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्री के चीन दौरे पर राहुल गांधी के फिर बिगड़े बोल। भाजपा ने साधा निशाना। कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की धरती से आतंकवाद पर किया प्रहार। राहुल गांधी के चीन प्रेम पर उठाए सवाल। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम जारी। दक्षिण पश्चिम जिला की ऑपरेशन सेल टीम ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। और कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आए, उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 100 कृषि जिलों को विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन जिलों को 24,000 करोड़ रुपए के जरिए विकसित किया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना से करीब 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने की छूट दी है। नेवली लिग्नाइट के लिए हरित ऊर्जा में निवेश की दिशा में अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 50% पावर जनरेशन कैपेसिटी हरित ऊर्जा से होगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट प्रदान की है। इस फैसले से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगी और बदले में एनआईआरएल सीधे या संयुक्त उद्यम बनाकर विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक
फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है। कैबिनेट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव पारित किया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है। सरकारी स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए गए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन और यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जीवन डेवलपमेंट का नया एक सिस्टम तैयार हुआ है। आज यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें मणिपुर की जीएसटी व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। सत्यजीत रे की ये पैतृक संपत्ति बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में है। ये संपत्ति सत्यजीत रे के प्रतिष्ठित दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी से जुड़ी हुई है, जो खुद एक महान साहित्यकार और संदेश पत्रिका के संस्थापक थे। वर्तमान में ये भवन बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी रहा है। ऐसे में इसे ध्वस्त करने की बजाय इसके संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इस धरोहर को एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति का प्रतीक बने। इस उद्देश्य के लिए भारत ने हर संभव सहयोग देने की पेशकश की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के मेड इन इंडिया ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण बताया। दिल्ली में आयोजित स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए यूएवी और CUAS पर एक कार्यशाला और प्रदर्शनी में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और गोला बारूद से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. PIB ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पाकिस्तान के एक झूठे दावे की पोल खोल दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 3 भारतीय राफेल जेट विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की है। PIB ने बताया कि ओरिजिनल वीडियो एक इंटरव्यू का है। उसमें विदेश मंत्री ने ऐसे किसी नुकसान के बारे में कोई बात नहीं की है। प्रसारित वीडियो में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है और डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। PIB ने ओरिजिनल वीडियो भी साझा किया और सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले
किसी फोटो वीडियो को हमेशा वेरीफाई करने का आग्रह भी किया। Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. And something, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. भारत धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ही 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में FATF की स्थापना की गई थी। पूरी दुनिया की वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए FATF दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम करता है। FATF एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका काम धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण के विरुद्ध वैश्विक मानक निर्धारित करना है। भारत 25 जून 2010 में FATF में इसके 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इससे पहले भारत 2006 में FATF में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ था। भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत जोखिम आधारित विधायी ढांचे लागू किए हैं। भारत ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण 2022 के लिए राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राज्य प्रायोजित करने को एक उच्च जोखिम वाले आतंकवादी वित्त पोषण स्रोत के रूप में माना है। FATF ने भारत की तरह ही आतंकवाद के राज्य प्रायोजित होने को वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय वित्तीय और राजनीतिक प्रणालियों की स्थिरता के लिए एक दीर्घकालिक खतरा माना है। जून 2025 में FATF की 2 हालिया रिपोर्ट उभरते वैश्विक खतरों और प्रकारों का महत्वपूर्ण अवलोकन प्रदान करती है। अपनी एक रिपोर्ट में FATF ने प्रसार वित्त पोषण पर कई परिचालन और नीति समन्वय तंत्र स्थापित करने की भारत की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला है। FATF ने भारत को उन कुछ देशों में से एक माना है जिन्होंने अपने आकलन में IO11 में पर्याप्त स्तर की प्रभावशीलता प्रदर्शित की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जापान की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया X पर लिखा कि टोक्यो में डायडो कंपनी लिमिटेड के लोगों से मुलाकात कर भारत के कपड़ा क्षेत्र में निवेश की उनकी योजनाओं पर चर्चा की। भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में उनकी रुचि का स्वागत किया और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ा निर्माण में भारत जापान सहयोग को मजबूत करने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रीमियम फैब्रिक और नवाचार संचालित विनिर्माण में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
विदेश मंत्री के चीन दौरे पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूरी नीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश समझ चुका है कि राहुल गांधी का चीन के साथ प्रेम पुराना है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने एक बार फिर से राहुल गांधी के देश विरोधी बयान का कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वही राहुल गांधी हैं जो कभी भारतीय सेना के जवानों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कभी भारतीय सेना का अपमान करने के आरोप में उन पर केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है। कभी देश, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था पर अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी का व्यवहार बन गया है। यहाँ सबसे गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी को अपने अमर्यादित बयानों पर कभी भी शर्म या कोई खेद नहीं होता। राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और अपराध करते रहेंगे। अदालत से जमानत मिलने के बाद भी वो लज्जित होने के बजाय मीडिया में अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। देश ये ना भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे। और देखिए, जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे। आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली कटने से प्रभावित उज्जैन और इंदौर के परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग का मामला आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई का आश्वासन दिया है। इससे पहले 1 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने प्रभावित उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में एनटीए की याचिका पर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उसी दिन इस आदेश को पलट दिया। याचिकाकर्ता उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा के दिन आंधी तूफान के चलते उनके सेंटर्स पर 2 घंटे तक बिजली नहीं आई। किसी वैकल्पिक इंतजाम के न होने की वजह से उन्हें अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी और इस असुविधा के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। हालांकि एनटीए का कहना है कि आरोप सही नहीं है। एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिन सेंटरों पर बिजली नहीं थी और जिन सेंटरों पर बिजली उपलब्ध थी, उम्मीदवारों के औसत प्रदर्शन में कोई बड़ा अंतर नहीं पाया गया है। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर स्कूलों में शुगर बोर्ड की तर्ज पर ऑयल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों को तेल के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर उनमें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। वयस्कों के साथ साथ बच्चों में मोटापे के मामले में वृद्धि के मद्देनज़र सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि वे अपने कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग कक्ष और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऑयल बोर्ड को डिस्प्ले करें। इसके अलावा स्कूलों के सभी आधिकारिक स्टेशनरी पर स्वास्थ्य से जुड़े संदेश प्रिंट करने और स्कूलों में स्वास्थ्यप्रद भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश भी सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दिए हैं। झारखंड के बोकारो में बुधवार सुबह पुलिस और सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सल प्रभावित लुगू पहाड़ के तलहटी स्थित काशीटांड जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी कुंवर माझी सहित 2 नक्सली मारे गए।
वहीं मुठभेड़ में घायल एक कोबरा जवान की भी मृत्यु हो गई। Today morning, there was an exchange of fire between the CPM Maoist Dasta and the police in Bokara district, Gomia police station area. And it started around 6 o'clock in the morning, and it continued for an hour or so. Now the search operation is continuing. During the operation, one of our Jawans also injured critically. He is from Cobra battalion, and the operation is continuing. Further updates will be done after the operation is completed. देश के युवाओं को नशे से बचाने और उनको इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के मकसद के साथ केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। मुहिम की शुरुआत में वाराणसी में 19 और 20 जुलाई को युवाओं के लिए नशा मुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। खेल एवं युवा मामले की राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं को आध्यात्म से जोड़कर नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित किया जाएगा। एडिक्शन अभी युवाओं में बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और बन भी रही है। तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक संस्थाओं को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ के हम इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम 2 दिन का हमने हमारे युवा मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई मस्ती भी होनी चाहिए, केवल गंभीर बैठे। अगली बार से जब हमारा स्थापना दिवस होगा तो 100वां स्थापना दिवस आने वाला है, तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा जिसमें वैज्ञानिक गाएंगे। देखिए, हमारी संस्था है और संस्था का स्थापना दिवस हम सबके लिए गर्व का विषय है। और जब हम गीत सुनते हैं, जय जय कृषि परिषद भारत की, तो वो जय केवल गीत में नहीं है। आज तो हमारे सामने रखे फूल भी कह रहे हैं जय जय कृषि परिषद भारत की। फूलों की मालाएं भी बोल रही जय ICR। ये जो दीपक में जलता हुआ देख रहा हूं, उसकी बाती भी कपास से बनी है, वो भी कह रही जय ICR। यहां की हवाएं, यहां की फिजाएं, काली घटाएं, सब बोल रही है जय ICR। यहां की फसलें, गेहूं के दाने, चावल, मक्का, वो भी तो जय ICR बोल रहे हैं। फल भी बोल रहे हैं, सब्जियां भी बोल रही हैं, और केवल नहीं, गाय, बैल, भैंस भी बोल रहे हैं जय ICR। भेड़, बकरी, यहां तक कि अभी मछलियां भी आई थी यही कहने जय जय ICR। हम सबके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, और जिनके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं वो सब हृदय से हमारा आभार भी प्रकट कर रहे हैं। अब भागीरथ जी सही कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अगर राशन मिल रहा है तो वो भी कह रहे हैं जय जय ICR। हमारी उपलब्धियां बड़ी है। वो दिन याद दिला रहे थे देवेश जी या ML जाट जी, जब हम PL 480 खाते थे, लाल गेहूं। सोचिए, हमारी निर्भरता दुनिया के बाकी देशों पर थी। कभी हमारे प्रधानमंत्री, परम पूज्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा था कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। सच्चाई थी उस समय की। लेकिन आज मुझे गर्व है कृषि मंत्री के रूप में
आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं। हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक में चिंता थी तो यह थी कि चावल रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। इस पर चर्चा हो रही थी, स्टोरेज। हमने रिकॉर्ड उत्पादन इस साल भी किया है। मैं आंकड़े देख रहा था पिछले सालों के, और आज मैं, आप जानते हैं फिर भी रखना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं। जो हमारा खाद्यान्न है, फूड ग्रेन, उसका उत्पादन हरित क्रांति के दौरान 66 to 79 2.7 मिलियन टन हर साल बढ़ा पर ईयर, लेकिन 80 to 90 6.1 मिलियन टन, 90 to 2000 3.9 मिलियन टन, और 2000 to 13-14 3.9 मिलियन टन। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक यह बढ़ा 8.1 मिलियन टन पर ईयर। हरित क्रांति में, जिसको हम कहते हैं देश की दिशा बदल दी कृषि की, उससे 2.5 गुने से 3 गुने से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है पिछले 10-11 सालों में। और इस समय उत्पादन बढ़ना कठिन इसलिए है, क्लाइमेट चेंज के खतरे, बढ़ता हुआ तापमान, घटती हुई कृषि भूमि, अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सी जमीन पे तो कॉलोनियां कटती जा रही है। और फिर अगर बेस बड़ा होता है तो उसके ऊपर उत्पादन बढ़ाना उतनी बड़ी चुनौती ही होती है। लेकिन ये आप है जिनने इस चुनौती को स्वीकार किया और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का 66 to 80 बढ़ा 1.3 मिलियन टन पर ईयर। फल और सब्जियां 80 से 90 2 मिलियन टन, 90 से 2000 6 मिलियन टन, 2000 से 2014 8.2 मिलियन टन, और उसके ऊपर अभी भी 7.5 मिलियन टन पर ईयर फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ICAR के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक समय वो भी था जब देश लाल गेहूं खाते थे हम लोग, आज अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हम गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।